बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर पंजाब में महाजराई के लिए, पंजाब में अपने कदम जमाने के लिए कोशिशें कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। गोके बिलावल भुट्टो साहब इससे पहले लियारी कराची से इलेक्शन हार चुके हैं। इस मरतबा उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कराची की बात कर रहा हूं, लेकिन लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कितनी संजीदा कोशिशें होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ सुनेंगे। खासतौर पर एक बड़ा अहम मामला है, पीपल्स पार्टी के मंशूर का ऐलान किया बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अगर आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे तो क्या फिर IMF के साथ मुआहदा बरकरार रहेगा? यह भी एक सवाल है, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान IMF के बगैर चल नहीं सकता। अगले आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज IMF के साथ बातचीत करने का है, उसे राजी करने का है, उससे पैकेज लेने का है। तबसरा लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और फिर तजिया लेंगे रिजवान रजी साहब से, कि जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उनकी टाइमलाइन पर जाकर गालियां दो। तो क्यों उनको गालियां दी जा रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही इलेक्शन कैंपेन है? बात जरूर करेंगे रिजवान रजी साहब से, लेकिन पहले चलते हैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़वाने की तैयारी है पीपल्स पार्टी की, तो ये सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं या इसकी मुकम्मल तैयारी भी की है? और लाहौर का इंतखाब करने का आखिर सबब क्या था? हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे से लाहौर से कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, ये समीना खालिद गुरकी साहब और कई और लोग हमारे यहाँ पे कामयाब होते रहे, लेकिन फिर वो पीपल्स पार्टी को जब तोड़ा गया बार बार, तो यहाँ से लोग छोड़ छोड़ कर दूसरी पार्टियों में धकेले गए, तो उसकी वजह से लाहौर जो था वो कमजोर हुआ। पंजाब में भी इसी तरह किया गया। हमारे कुछ 100-200 के करीब जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे वो इन 2 इलेक्शंस में निकाल लिए गए, 13 में और 18 में। उनको यहाँ से निकाला गया और दूसरी पार्टियों में धकेला गया। तो अब बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी जुर्रत के साथ ये फैसला किया है और पूरी तैयारी है। नीचे बिल्कुल बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी साथ दिए गए हैं। एक में असलम गिल साहब हैं जो लाहौर के सदर हैं, जिन्होंने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था और 33,000 वोट लिया था जिमनी इलेक्शंस। मलिक परवेज साहब की डेथ पे जो सीट खाली हुई थी, फिर इसी तरह से एक से मियां मिसबाह रहमान है, फिर फैसल मीर साहब हैं और फिर अली बदर साहब हैं। ये चारों उनके नीचे लगती हैं, तो चारों बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हैं। तो ये बहुत बिल्कुल एक वाज़े मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। और इसका सिर्फ लाहौर से लड़ने का मतलब ये है कि लाहौर जो है वो सियासत का गढ़ है, दिल है पंजाब का, तो इसी पे यहाँ पे ही खड़ा हुआ जाए। मुश्किल जो है वो फैसले करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब चौधरी साहब, अगर हम माजी में देखें तो अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहा करते थे कि लाहौर की एक मखसूस नशिस्त पे अगर वो किसी खंबे को भी खड़ा करे तो उसको भी जो है वो लोग वोट देंगे और भुट्टो साहब यहाँ से कामयाब होंगे। फिर ये सारी लेगेसी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता लूज करते गए। तो अब क्या उम्मीद आप रखते हैं, खासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महदूद है सिंध बलोचिस्तान तक, यानी कि साउथ रीजन तक, पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं। तो अब कम बैक करने का प्लान क्या है? यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कैसी होगी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी सुकड़ गई। आईजे कभी IJI बनाएगी। आप IJI से लेकर 88 से लेकर 2018 के इलेक्शंस तक आ जाएं, किया क्या गया पीपल्स पार्टी? कभी पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी के बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई पंजाब में। तो ये एक प्रोसेस है जिस अमल के जरिए पीपल्स पार्टी का इन हालात में जिंदा बच जाना किसी मौजे से काम तो नहीं है। जिस तरह से भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बीबी को शहीद किया गया, जो कुछ किया गया पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता मारते गए, बिल्कुल एक बंद गली में धकेलते गए। तो अब इससे पीछे क्या है, इससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सो हमने अगर रिबाउंड बैक करना है तो फिर एक तरफ ये फैसला और दूसरी तरफ जो प्रोग्राम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अभी और मैनिफेस्टो जो आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा वाज़े तौर पर एक बिल्कुल उसी तरह से लोगों के इश्यूज के साथ सामने आएगी और जीतेगी इलेक्शंस। अच्छा चौधरी साहब, आपने बात की मंशूर के कुछ पॉइंट्स आए, उसमें खासतौर पर अगर बात की जाए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की और उसके बाद तनख्वाहों में जो है वो दुगना इजाफा करने की। चले, तनख्वाहों वाला मामला तो डिस्कस हो सकता है, लेकिन 300 यूनिट तक बिजली फ्री की अगर हम बात करें
तो एक लम्हे को महसूस ही होता है कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि पाकिस्तान जिस वक्त IMF प्रोग्राम के अंदर हो, दुनिया के जो बड़े आलमी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद इस सूरत में कर रहे हो कि यहाँ जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो रोल बैक ना कर दे मईशत के अंदर इस्लाहात के सारे मामले को। तो आप समझते हैं कि ये ऐलान सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि जो है वो इसके पीछे दानिशमंदी भी पूरी मौजूद है और पूरा माशी प्लान भी साथ है? अच्छा देखिए, दो बुनियादी चीजें हैं। पहली तो बात है जो IMF की है, ये इस्लाहात नहीं होती, ये शराइत होती है और हमने उसको इस्लाहात का नाम दे दिया है। IMF तो बल्कि इवन उसकी शराइत के बावजूद वो कहता है कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं, आप गरीबों को रिलीफ दें। यहाँ पे उलट है, गरीबों पर टैक्स लगता है, अमीरों से आप जो है वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे टैक्स कौन देता है? सिर्फ तनख्वाहदार तबका, आपकी तनख्वाह से कटता है, बाकी लोगों की तनख्वाहों से कटता है। बाकी कौन टैक्स देता है? पहली बात, बिलावल साहब ने उसके सोर्सेज भी बताया। नंबर 1, बिजली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सस्ती दे सकती है। हर से जो बिजली इस वक्त पैदा हो रही है, जो फेस्को को आ रही है, वो 3260 मेगावाट है। उसकी कीमत ₹9.90 है जो वहां से सेल होती है। फिर हम हाइडल पे जा रहे हैं, 11.5 हाइडल पे बूंजी है और इस किस्म के दूसरे मंसूबे हैं जिसको हम करेंगे। तीसरा, वहां पे विंड पे है, 11,500 मेगावाट का विंड का है, जो पार कॉरिडोर है वहां पे जमपीर वाला, वहां पे लगेगी। फिर सोलर का एक पूरा प्लान दिया उन्होंने, हम गरीबों को सोलर दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं, सोलर पार्क्स बन हर जगह पे। तो पीपल्स पार्टी ही सस्ती बिजली का रिसोर्स पैदा कर। इवन थर्ड कोल से डीजल बनाने वाली कंपनी ने मुझे कहा कि मेरी मीटिंग कराए, मैंने मीटिंग करवाई भी उनकी, तो वहां से डीजल भी बन सकता है, वाले दिनों में बनेगा। तो डीजल की इंपोर्ट और विंड पे क्या लगता है जी आपका? ना तेल, ना गैस, ना कुछ भी। एक मुआहदा है जो हो जाना है, फिर उसके बाद 25 साल उन्होंने करना है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया कि मैं 17 वजारतें जो डिवॉल्व हो चुकी बंद कर दूंगा, 300 अरब रुपया बचेगा। तीसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक जो रेवेन्यू था उसको डबल कर दिया। अगर हम रेवेन्यू फिर डबल कर दें, एक्सपोर्ट्स जो थी वो हमारे वक्त में थी $19 अरब, हम उनको $26 अरब पे लेकर गए थे। ये जो बहुत नून लीग की बड़ी कहते हैं बड़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो वापस फिर $19 अरब पे ले आए थे। तो अगर हम रेवेन्यू को डबल कर दें तो क्या मसला है तनख्वाहें बढ़ाने में, बाकी लोगों को रिलीफ? ये जो एग्रीकल्चर की बात की है वहां पे रिलीफ देने की, ये बड़ी कंपनियों को जाता है, खाद कंपनियों को, सीड कंपनियों को, बाकी कंपनियों को जाता है। उसकी बजाय सीधा अगर किसान को जाएगा तो इस पे किसी का क्या एतराज है? मजदूर कार्ड है, वो ऑलरेडी आप दे रहे हैं और उसको कभी किसी को मिलता है, कभी नहीं मिलता सोशल सिक्योरिटी में। मसला ये है कि आप सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर ही नहीं होने देते। यहाँ पे सरमायादारों की हुकूमतें रही हैं। पंजाब में सिर्फ 12 लाख लोग रजिस्टर है। क्या पंजाब में 12 लाख मजदूर हैं? 2.5 करोड़ मजदूर है पंजाब में जो काम करता है, उसमें से सिर्फ 12 लाख। शर्म नहीं आती है इन लोगों को जो यहाँ पे 5-5 बार हुकूमतें करके गए कि कौन है पुरसाने हाल गरीबों? जब भी गरीबों को देने की बात करें तो सबको प्रॉब्लम हो जाता है। अमीरों के लिए आप कर्जे माफ कर दें, उनके ये छूट दे दें, वो दे दें, वो उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब जो सब यही है ना कि जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान का जो माशी पूरा सिस्टम है वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है और ये सिर्फ अशराफिया को सपोर्ट करने का सबब है। इसका मतलब तो ये बात दुरुस्त है फिर वर्ल्ड बैंक की हमारे लिए? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे अशराफिया के लिए तो कुछ नहीं। जब भी पीपल्स पार्टी करती है, पीपल्स पार्टी अशराफिया पे हाथ डालती है ना, तो फिर उसके खिलाफ कभी कुफर के फतवे, कभी गद्दारी के फतवे, कभी इंडस्ट्री के दुश्मन है, कभी ये हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया, इस जो आखिरी दौर, आप जाएं फैसलाबाद हो, एक्सपोर्ट्स देखें, लोगों के बिजनेस देखें, ये आए तो बंद होगी सारी की सारी यूनिट्स, अभी भी बंद हो रहे हैं तेजी के साथ। अच्छा, चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि कुंडी साहब ने भी एक अपील की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर हमारी तरफ देखे, क्योंकि हम उन्हीं के खिलाफ जंग कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ आपकी जंग है। इसी तरीके से और भी 2-3 बयानात ऐसे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं, कुछ PTI की जानिब से हैं, कोई मौजम साहब करके भी उनके एक तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि जी हम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चल सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी बातें हो रही हैं। तो जरदारी साहब का मौक़िफ़ निस्बतन सख्त है, आपकी बाकी क़यादत की तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि शायद PTI के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो हकीकत है क्या? नहीं, नरम गोशा के नहीं, हम एक प्रिंसिपल्ड बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको इलेक्शन लड़ने दें।
और सबके लिए एक जैसा माहौल हो, इसमें कौन सी गलत बात है? ये इस वक्त उनको फेवर कर रही है, कल इनको फेवर कर रही थी ये बात। तो अगर हम ये बात करते हैं, अगर किसी को फेवर करती है, तो पीपल्स पार्टी का तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि आप ये कभी आईजीआई बनती है, कभी कुछ होता है, तो वो ना करें, लोगों को फेयर एंड फ्री इलेक्शंस दें। तो उसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेवल दूसरी बात ये है कि लोकल लेवल पे उन्होंने बात की, उन्होंने कुंडी साहब ने लोकल लेवल पे बात की कि आए मिलकर हम इनका मुकाबला करें। अच्छा, आप लोग एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं किसी पार्टी के साथ? एएनपी के हवाले से बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो उसका अलाइन हो सकता है, तो अलायंस कोई बन रहे हैं आपके निचली सतह पे या मरकजी सतह पे? इस पे ना देखिए, उनके जो सारे अलायंसेस बनने जा रहे थे जिसका बहुत शोर मचाएगा, वो तो सारे फेल हो गए। आईपीपी के साथ फेलियर हो गया, एमकेएम के साथ फेलियर हो गया, वो तो शहबाज शरीफ को भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बाप पार्टी के साथ फेलियर हो गया, बाकी जगहों पे फेलियर है, मौलाना साहब नाराज हैं, उनसे भी नाराज हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश भी है और हौसला भी है किसी को कुछ देने का। तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। एक कमेटी बनी है, वो सियासी जमातों से राब्ते कर रही है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की चॉइस साहब जब हम बात करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, शोर एक बड़ा मचा था। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो कारकुनान है, ये हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में सामने आया तो शायद 2-4-5 केसेस के अलावा कोई ऐसा नहीं था कि जहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत न दी गई हो। तो क्या पाकिस्तान फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी है जो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के हक में जाता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को भी किसी हद तक फराहम की जा रही है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी लाइव नशर करे? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए ना। फिर इंसामिया को आपने बना दिया। इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दवा है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बैठा ना मेरे जिले में, तो वो डीआरओ क्यों नहीं बनता? कभी अदलिया, कभी इंसामिया, कभी फलां, कभी फलां, वो डीआरओ बने। उसके नीचे जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो आरओस बने और इलेक्शंस करवाएं, खुद जिम्मेदारी लें, खुद इंसामिया उनके पास हो। अगर इंसामिया का कोई बंदा गलत कारी करे तो उसके खिलाफ एक्शन ले इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। वो कभी अदलिया को, कभी इंसामिया को, कभी किसी को, कभी किसी को, तमाशा बना हुआ है इस मुल्क के अंदर। और अगर डिप्टी कमिश्नर होगा, अगर मेरे जिले में डिप्टी कमिश्नर एक जमात के लिए अपना प्रेमिसेस जो है वो देता है कि वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उनके लिए टेंट लगाए गए, उनके लिए सब कुछ किया गया, वो वहां से डिप्टी कमिश्नर के प्रेमिसेस में से इकट्ठे होकर गए हैं पेपर जमा कराने, यहाँ पे सारे जिला कसूर को पता है, तो वो डीआरओ भी है। तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे? तो चौधरी साहब, इसका मतलब तो यह है कि आप जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है, इसका जो पूरा एक मशीनरी है जो ब्यूरोक्रेसी के पास इस वक्त होगी, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अदम एतमाद का इजहार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो चौधरी साहब, फिर तरीकेकार क्या होना चाहिए? अदलिया अपने अफराद देने पे तैयार नहीं है, मशीनरी के ऊपर आपको बता दिया कि इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है ना हर जिले के अंदर, वो ट्रेंड भी हैं, वो भर्ती इसलिए हुए हैं, वो सारा क्या कर रहे हैं? 5 साल में इलेक्शन ही कराना है ना, वो भी नहीं करा पा रहे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीआरओ बने, और नीचे उनके जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स है वो आरओस बने, और नीचे जिसको मर्जी ले लें, फिर उनकी मर्जी होगी ना, वो कराएंगे ना इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का भी एक मौसम आया है। वहां से सिंध की अगर बात करें, फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा, उनके कागजात जो है वो नामंजूर हो गए हैं। सिंध से ही जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और जैन कुरैशी ने जो मेरा ख्याल है थर्ड पार्कर से जमा कराए थे, वो नामंजूर हो गए हैं। यहाँ पंजाब के अंदर भी सूरत हाल यही है कि लतीफ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कसूर आपको ज्यादा नजर आता है, या आपको लगता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है इस मामले में, स्क्रूटनी के मामले में? देखिए, स्क्रूटनी को तो बहुत सारे ऐसे मसाइल खड़े कर दिए गए हैं जो बिल्कुल ज्यादती है। मतलब मुझे कहा गया जी आपका एक कोई टैक्स है 20,000 का, चलो वो तो 20,000 का ही था। अच्छा जी, किस चीज का टैक्स है ये? आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स है या इनकम टैक्स है? मैंने वो लड़के को कहा जी आप पे करें, बाद में करके। मैंने कहा ये कब का है? 2015 का जी। मैंने कहा मैंने 18 में भी इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त क्यों नहीं निकला? तो इस चीजें हो रही हैं जो कि बिल्कुल एक अजीब व गरीब चीजें। अच्छा, एक इश्तिहारी अफराद के इलेक्शन लड़ने का मामला है अपना चौधरी साहब, इसमें एक बड़ा पॉइंट था, मुझे याद नहीं आ रहा किस वक्त की बात है, लेकिन 4-5 महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था राना सनाउल्लाह साहब का,
उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तिहारी लोगों को सामने आ जाना चाहिए। उस वक्त मेरे ख्याल हुकूमत मौजूद थी, सामने आ जाना चाहिए ताकि वो अपनी असीरी का अरसा गुजारें, इश्तिहारी ना रहें और उसके बाद इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकें। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ ने इस साइड सोचा नहीं और उनके तमाम लोग, मरकजी क़यादत वो इश्तिहारी होती गई, कारकुनान बड़ी तादाद में इश्तिहारी होते रहे, आज तक छुपे हुए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि सियासी कारकुन को छुपने के बजाय जिगर थोड़ा सा मजबूत करके सामने आना चाहिए और इस मामले से बच सकती थी तहरीक इंसाफ? बिल्कुल सामने आना चाहिए, लेकिन इश्तिहारी जो है वो कॉन्विक्ट तो नहीं ना होता, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन अदालती निजाम का तो मुजरिम होता है ना, क्योंकि वो उनके सामने अदालती निजाम में जिस दिन अदालत वो पेश हो जाएगा, जिस दिन अदालत पेश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। वहां पे लिखा है कि सजा याफ्ता, या तो उस बुनियाद पर अदालत उसको सजा दे दे तो फिर तो ठीक है, वरना तो नहीं कर सकते ना। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपके वक्त का। सर यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे इस वक्त तक की बड़ी खबरों के ऊपर।